एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तंसुमन क्लासेस। सो क्लास 6 आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 रीड करेंगे। और चैप्टर जो है वो बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चैप्टर इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम उन विलेजेस की बात करेंगे, उन टाउन्स के बारे में बात करेंगे जिनसे हमारा कहीं ना कहीं कनेक्शन है। और कनेक्शन ऐसा है कि हम भुलाए नहीं भूल सकते। देखिए, जो लाइफ होती है ना, वो विलेजेस और टाउन्स में बहुत इजी और बहुत ही सिंपल होती है। लोग वहाँ पे खुश रहना चाहते हैं, लोग वहाँ पे मिलजुल के रहना चाहते हैं। और इन्हीं गाँव और शहरों के बारे में अगर हम पढ़ें तो कहीं ना कहीं हमारा इनसे जुड़ाव होता है। और वो कैसा जुड़ाव है, इसी के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि वहाँ पे लोगों की अगर हम बात करें हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में अगर हम ये बात करते हैं कि लोगों की ज़िंदगी जो है वो गाँव में, शहरों में कैसे हुआ करती थी, स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो चैप्टर इजी भी है और इंटरेस्टिंग भी है। वो इसलिए है क्योंकि आज हम उन गाँव और शहरों के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा विकसित हो गए। वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होने के बाद वहाँ पे टाउन्स आ गए। और साथ ही साथ में अब तो साथ में लैंड रूट हो गए, ट्रेड्स हो गए, एशिया, अफ्रीका, रोम, यहाँ तक कि बाहरी देशों के साथ भी हमारे ट्रेड होने लग गए। न्यू बिल्डिंग्स बन गई हैं, अर्बनाइजेशन हो गया है। तो वो किस तरीके से हुआ, इन्हीं सब के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, तो आपको और इंटरेस्टिंग चैप्टर्स मिलते रहेंगे। अब ये देखिए, जो कि मौर्य गुप्त अगर हमने पढ़ा था कि गुप्त वंश का जैसे ही पतन हुआ, अब जो नए किंगडम्स आए, स्टैब्लिश होने लगे। और जैसे ही नए किंगडम्स आए, उनके जो एम्पायर था वो लीड करने लगा, आगे इंक्रीज करने लगा एग्रीकल्चर में, ट्रेड में। और साथ ही साथ में जो ट्रेड रूट्स थे वो सबके लिए ओपन हो गए, चाहे वो इंटरनल हो, चाहे वो ओवरसीज हो। तो आज हम इन्हीं इंटरेस्ट के बारे में, इन्हीं ट्रेड्स के बारे में रीड करते हैं। सो द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द किंगडम की अगर हम बात करें कि विलेजेस और टाउन्स में जो किंगडम्स थे वो कैसे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें विलेजेस की, देखिए, जब हम कोई भी चैप्टर रीड करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता रहना चाहिए कि वो चैप्टर किसके बारे में है। विलेजेस बेटा क्या होते हैं, स्मॉल कम्युनिटी होती है इन अ रूरल एरिया, यानी जहाँ पे कि एक समुदाय बहुत ही कम लोग जहाँ होते हैं, और स्पेशली गांव में ये विलेजेस होते हैं। और हम टाउन्स की बात करें तो टाउन्स वो हैं, शहर हैं, वो नगर हैं। टाउन्स स्पेशली नगर के नाम पे जाने जाते हैं, जहाँ की पॉपुलेटेड थोड़ी ज़्यादा होती है, पॉपुलेटेड एरिया होता है विथ फिक्स्ड बाउंड्रीज, यानी इसकी जो है बाउंड्रीज वो फिक्स होती हैं। ठीक है। और लोकल यहाँ पे गवर्नमेंट होती है। ये तो हमें पता चल गया टाउन्स और विलेजेस के बारे में। अब हम बात करते हैं किंगडम्स की, जो कि स्टैब्लिश हुई थी। तो अगर हम बात करें कि किस तरीके से एग्रीकल्चर ने इंक्रीज़ किया, ट्रेड में इंक्रीज़ किया, और साथ ही साथ में इंटरनल और ओवरसीज़ हमने, हमारा जो ट्रेड था, हमारा जो व्यापार था, वो बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगा। और नंबरेज आर्ट एंड क्राफ्ट, यानी जो कलाकृतियाँ थी, हमारे जो हाथ से बनाई हुई चीज़ें थी, वो भी आगे डेवलप करने लगी। सो आज हम इस चैप्टर में इन्हीं डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि ये डेवलपमेंट किस तरीके से हुए, ग्रोथ हुई टाउन्स में तो वो किस तरीके से हुई। देखिए, ग्रेटर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो हर कोई लेना चाहता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। वो कब इंक्रीज़ होगा, जब हम बेटर टूल्स को यूज़ करेंगे। और इस समय में अगर हम बात करें तो आयरन टूल्स का लोग यूज़ करना शुरू कर दिया था, यानी जो उनकी खेती हुआ करती थी उसमें आयरन टूल इंट्रोड्यूस हो चुका था। इट बिकेम पॉसिबल टू प्रोड्यूस मोर एंड स्मॉल लैंड, और अब बहुत ही छोटी ज़मीन पे बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन लेना शुरू कर दिया था लोगों ने। इट ऑल्सो मोर लैंड बट वॉज ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन, और अब कल्टिवेशन में ज़्यादा ज़मीन आने लग गई। सो आयरन टूल्स सच एज एक्स हेल्प इन क्लियरिंग फॉरेस्ट। अब आप ये देखिए, जो आयरन और जो एक्स है यानी कुल्हाड़ी, यहाँ पे एक्स का तात्पर्य कुल्हाड़ी से है। तो
एक्स जो होती है उससे इजी हो गया, लोहे की कुल्हाड़ी से जंगल को साफ करना बहुत इजी हो गया। और जब फॉरेस्ट एरिया क्लियर करा तो उनको एग्रीकल्चर लैंड प्रोवाइड हो गई, उनको प्रोवाइड हुई, और वहाँ पे उन्होंने प्रोडक्शन ऑफ जो एग्रीकल्चर था वो उन्होंने ज़्यादा बढ़ा लिया। सो द लैंड वॉज देन यूज टू प्रोड्यूस crops. Certain region where the soil was hard needed deep plugging. और जहाँ पे कि ज़्यादा अगर हम बात करें कि ज़मीन बहुत कठोर हुआ करती थी, बहुत हार्ड हुआ करती थी, वहाँ पे प्लगिंग हुई, और प्लग शेयर्स मेड इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस मोर फ्रॉम सच टाइप ऑफ सॉइल। और बहुत ही हार्ड जो सॉइल हुआ करती थी उनको डीप प्लगिंग की हेल्प से वहाँ पे भी प्रोडक्शन शुरू हुआ। सो द किंग्स ऑफ द पीरियड ऑल्सो इंकरेज द बिल्डिंग ऑफ इरिगेशन वर्क। अब यहाँ पे इरिगेशन की बात आती है। आप ये देखिए, राजा जो है वो हमेशा ये कोशिश करता था कि वहाँ की जनता को खेती में और साथ ही साथ इरिगेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उन्होंने इरिगेशन वर्क भी शुरू करे, तो राजा के कंट्रीब्यूशन रहता था डग वेल्स, टैंक एंड कैनाल्स, यानी राजा की जिम्मेदारी होती थी, क्योंकि वो टैक्स लेते थे तो इसके बदले वो लोगों को टैंक्स देते थे खुदवा के, कुएं खुदवा के देते थे, कैनाल्स नहरें बनवा के देते थे। और साथ ही साथ में अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो फर्स्ट इन नॉर्थ इंडिया देन इन साउथ, यानी पहले शुरुआत कहाँ हुई, पहले शुरुआत हुई नॉर्थ इंडिया में और उसके बाद साउथ में भी शुरू करा गया। अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, जो क्रॉप्स हुआ करती थी उनकी जो पैदावार होती थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ये देखिए पंच मार्क ऑफ कॉइन्स, ये देखिए पंच मार्क जो इन पे निशान करे जाते थे। अब आपको अगर हम बात करें कि ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट्स, अब क्राफ्ट जो है उसकी भी ग्रोथ हुई। आप ये देखिए, हर कोई तो खेती नहीं कर सकता, है ना, हर कोई तो एक काम में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। एक पर्टिकुलर राज्य या गांव या नगर को हर काम की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे क्या हुआ, किसान ने खेती करी तो लोहार ने लोहे का काम किया, सुनार ने सुनारी का काम करा, है ना, कारपेंटर ने कारपेंटरी का काम किया। तो इस तरीके से अब समय के अनुसार क्या हुआ, ग्रोथ हुई किसकी, क्राफ्ट की। तो आर्ट एंड क्राफ्ट ऑल्सो फ्लोरिश्ड एच वेरी विलेज इन पॉटर्स, वेवर्स, पॉटर्स यानी जो कुम्हार होता है, वेवर्स जो बुनाई का काम करते थे, डायर्स जो कि कपड़ों को रंगने का काम करते थे, और साथ ही साथ में मेटल वर्कर्स जो कि इधर कोई भी मेटल हो सकता है, लेकिन ये लोहे का अधिकांश कार्य होता था, कारपेंट्री का होता था, ब्लैक स्मिथ्स जो लोहार होते थे, गोल्ड स्मिथ्स जो सुनार होते थे, गार्लैंड मेकर्स भी होते थे एंड बास्केट मेकर्स भी उस समय हुआ करते थे। अब टाउन्स में जब डेवलप हुआ तो क्राफ्टमैन जो है वो माइग्रेट हो गए, वो कहाँ चले गए, वो टाउन्स में चले गए, नगरों में चले गए। क्लोथ मेकिंग, सिल्क वेविंग एंड डाइंग बिकम पॉपुलर। और उस समय में कपड़े को रंगना, कपड़े को उसका अलग अलग उसको तरीके से बुनना, ये काम शुरू कर दिया गया था। इवन कॉइन मिंटिंग का भी काम हो गया था, कॉइन को बनाने का, उसको ठप्पा लगाने का, आइवरी कार्विंग भी शुरू हो गया था, जो कि हाथी दांत पे काम किया जाता था। और पॉपुलर बीड्स मेकिंग, जो मोती होते हैं उन पे भी काम शुरू कर दिया गया था। तो नाउ अ डेज पॉपुलर वर्क क्या हो गया था, लोगों को जो ऑक्यूपेशन होते थे अब उसमें भी वैरायटी आ गई, लोगों को बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस मिल गए थे। एंड द बीड मेकिंग इंडस्ट्री वॉज कंस्ट्रक्टेड इन साउथ इंडिया। स्पेशली बीड मेकिंग की अगर हम बात करें, मोती मणिये जो भी होते हैं, इसका काम साउथ इंडिया में पहले शुरू हुआ। और वाराणसी और मदुरई जो है वो यहाँ के इम्पोर्टेंट सेंटर थे, किसके, क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग, यानी कपड़ा जो बनना होता है वो वाराणसी और मथुरा में शुरू कर दिया गया। और उदयवियूर जो था वो इसका फेमस डाइंग सेंटर था, यानी कपड़े को रंगने का काम। अब अगर हम ट्रेड की बात करें, देखिए ट्रेड का भी विकास होना ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेड तभी पॉसिबल होगा जब हमारे आने जाने की सुविधा होगी, प्रोडक्शन अच्छा होगा, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह अपने सामान को बेचने के लिए जाएंगे, उसका व्यापार करने के लिए जाएंगे। तो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स भी इसमें बहुत बड़ी मात्रा में
पार्टिसिपेट कर पाएंगे, इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। तो ये किस तरीके से पॉसिबल होता था? व्यापार जो है वो बड़ा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की वजह से ज़्यादा ग्रोथ करा क्राफ्ट्स की वजह से, और साथ ही साथ रिजल्ट देखा गया। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, द ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट एंड लॉट्स ऑफ द सरप्लसेस, villages supplied these goods to the town. And these goods were either used by a townsman and they sent to other regions. यानी गांव के जो लोग होते थे वो इस प्रोडक्शन को यूज़ करते थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो चाहे क्राफ्ट की चीज़ें हो, और फिर वो उसके बदले में दूसरी चीज़ दिया करते थे। तो मर्चेंट और ट्रेडर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करते थे, बोथ इंटरनल भी यानी आंतरिक जो व्यापारी होते थे और बाहरी लोग भी व्यापार करना चाहते थे। अगर हम बात करें नॉर्थ और साउथ की, तो देखिए इंडिया एक ऐसे क्षेत्र है जो कि रोमन एम्पायर, यानी इंडिया में उस समय में रोमन जो लोग हैं उनके साथ भी व्यापार संभव था। सो द ग्रेटर यूज ऑफ मनी हैव अ बूस्ट टू ट्रेड। और यहाँ पे सबसे बड़ा कारण रहा किसका? यानी पैसे का इस्तेमाल करना। एंड आर्कोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, वो ये बताते हैं कि अनअर्थन थाउजेंड ऑफ कॉइन्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड, यानी थाउजेंड ऑफ कॉइन्स, उनको आर्कोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि पुरानी चीज़ों को खोद के उनके बारे में हमें बताते हैं। तो अब आप ये देखिए जो बिलोंग करते थे उस टाइम में पैसा, वो बहुत ज़्यादा हुआ करता था, उन पे पंच मार्क्ड हुआ करते थे। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ कॉइन्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड। अगर हम बात करें कि यहाँ पे नंबरस ट्रेडिंग हुआ करती थी और अलग अलग कम्युनिटीज़ भी हुआ करती थी, और कम्युनिटीज़ यानी समुदाय, द ग्रेट गिल्ड्स, यानी अलग अलग यहाँ पे श्रेणियाँ हुआ करती थी, यानी अलग अलग भागों में इनको विभाजित किया गया था। एंड क्राफ्टमैन्स ऑल्सो फॉर्म्ड गिल्ड्स एंड दीज वर आल्सो कॉल्ड द श्रीन। यानी श्रीन यानी ये होता है जिसमें कि बहुत ज़्यादा जो लोग होते थे वो पर्टिकुलर एक ग्रुप में बंटे होते थे, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल एंगेज्ड इन द सेम एक्टिविटी, यानी एक सेम एक्टिविटी होती थी, कोई भी कार्य जिसमें कि इन लोगों का सहयोग रहता था, आपस में एक ही श्रेणी के लोग अलग अलग काम करते थे। सो देयर वाज अ सेपरेट गिल्ड्स फॉर डिफरेंट क्राफ्ट्स, दे गेव ट्रेनिंग टू द क्राफ्टमैन, bought raw material from different parts, different places, and gave to the craftsmen, and distributed to finished product, acted banks and gave grants to build temples and monasteries. Taxes from the trade were very important source of revenue for the king. जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर जो टैक्स हुआ करता था, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द किंग। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें टैक्स की, जो कि राजा के लिए एक रेवेन्यू जो सोर्स था, वो ट्रेड भी हुआ करता था। और ट्रेड इसलिए शुरू हो गया क्योंकि अलग अलग पर्टिकुलर लोगों ने क्या किया, अलग अलग समुदाय में अलग अलग ग्रुप्स में काम करना शुरू करा और उसको डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करा, उसको फिनिश प्रोडक्ट तक लाना शुरू करा, जिससे कि अब राजा को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का पोर्शन मिलना शुरू हो गया। एंड हाउ डिड पीपल लिव? अब लोग कैसे रहते थे, लोग कैसे अपना काम चलाते थे? सो इट इज़ अ वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल, द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टोरीज फ्रॉम द बुक्स। अगर हम बात करें कि लोगों की जो लाइफ थी उसके बारे में हमें बहुत कम पता चलता है, और बेसिकली ये हमें स्टोरीज बुक से पता चलता है कि लोगों की जो डेली लाइफ थी वो बहुत ही अलग हुआ करती थी। विजिट फ्रॉम द प्लेसेस अगर बात करें तो ट्रैवलर्स आए थे, उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है, और जिससे कि पता चलता है। इवन साथ हमें आर्कोलॉजिस्ट जो एविडेंस हैं उनसे भी हमें पता चलता है कि लोगों की ज़िंदगी कैसी हुआ करती थी। और साथ ही साथ में जो स्टोरी बुक्स हैं उनसे भी हमें इनके बारे में पता चलता है। अब सेकंड अर्बनाइजेशन, अगर हम बात करें सेकंड अर्बनाइजेशन की, तो उससे पहले हमें फर्स्ट अर्बनाइजेशन के बारे में मालूम होना चाहिए। देखिए फर्स्ट अर्बनाइजेशन हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था, हड़प्पा सिविलाइजेशन, यानी उस समय में लोगों ने अपने घर बनाने शुरू कर दिए थे, है ना। ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था, सेपरेट बाथरूम हुआ करते थे, और मोहनजोदड़ो जो था, हड़प्पा जो सिविलाइजेशन था, हम उसको फर्स्ट अर्बनाइजेशन मानते हैं। अगर हम बात करते हैं सेकंड अर्बनाइजेशन की, जिसमें कि टाउन और सिटीज़ थे, है ना, ग्रेटर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन शुरू हुआ, ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट्स हुआ, इवन साथ ही साथ कॉमर्स जो है, कॉमर्स ने लीड किया
और अलग-अलग शहरों में, नगरों में हमने व्यापार को संभव बनाया। सो ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अर्बन सेंटर्स, शहरीकरण हुआ जिससे कि सेकंड अर्बनाइजेशन हम मान सकते हैं। तो इट मीन्स अ ग्रेट नंबर ऑफ अर्बन सेंटर्स, दिस पीरियड इज रेफर्स एज अ एज ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन। गॉट इट? अब लिटरेसी टैक्सेस की बात करें तो पीरियड जो था ये, यहाँ पे कुशाम्बी, वैशाली, उज्जैनी, पाटलिपुत्र, हस्तिनापुर, मथुरा, राजगृह, बोध गया, अरिकामांडू and Kaveripatnam is a period. That time archaeological evidence are relieved that there was a large number of towns during this period. यानी जो ये पर्टिकुलर मैंने आपसे टाउन्स की बात करी है, ये टाउन्स बहुत इम्पॉर्टेंट हुआ करते थे स्पेशली क्राफ्ट के लिए और अर्बनाइजेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे नंबरियस यहाँ पे विकसित हुए, लार्ज नंबर पे टाउनों का यहाँ पे विकास हुआ, शहरीकरण हुआ, नगरीकरण हुआ। अब फंक्शंस ऑफ टाउन्स की बात करते हैं। देखिए, अब मैंने कहा कि भई एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन था वो विलेजेस में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, है ना? स्मॉल कम्युनिटी थी, उसने बहुत ही ज़्यादा रूरल एरिया में डेवलप किया, उसने नए-नए आयरन के इवन एक्स का यूज़ करा और वो विकसित हुए। ठीक उसी तरीके से अब फंक्शंस की बात करें टाउन्स में, तो टाउन्स में बेसिकली पर्टिकुलरली लोग क्या करते थे, वो करते थे रिलीजियस सेंटर हुआ करते थे यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर हुआ करते थे और यहाँ पे ट्रेडिंग सेंटर्स हुआ करते थे। दैट्स वाई यहाँ पे जो टाउन्स हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करे, और ग्रोथ करने का कारण था कि यहाँ पे जो व्यापार से संबंधित जो भी कार्य होता था वो टाउन्स में होता था। सो सम टाउन्स हाउएवर वर द मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स बिकॉज दे वर फेमस ऑफ मैनी एक्टिविटीज़। अगर हम नगरों की बात करें तो कुछ ऐसे नगर थे जो कि दूसरे नगरों से कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करते थे, और इन्हीं नगरों में से एक था मथुरा। अगर हम मथुरा की बात करें तो मथुरा क्यों इम्पोर्टेंट था इसके बारे में हमें पढ़ना ज़रूरी है। देखिए, मथुरा उस समय में एक इम्पॉर्टेंट टाउन हुआ करता था जो कि नंबरस एक्टिविटीज़ होती थी यहाँ पे। सेकंड कैपिटल था ये कुषाण्स का। कुषाण जो कि हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि उनके पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर जो हुआ करता था, वो क्या हुआ करता था? वो मथुरा हुआ करता था। और कुषाण क्या थे? कुषाण एस्टैब्लिश अ पावरफुल एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया। यानी नॉर्थ इंडिया में जो कुषाण हैं, इन्होंने अपना बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। और कुषाण जो हैं, इट्स दे डिफीटेड द इंडो ग्रीक्स एंड पल्लवास एंड शाक्यास एंड एस्टैब्लिश देमसेल्फ इन द रीजन अराउंड तक्षशिला। तक्षशिला के आसपास के क्षेत्रों को ऑक्यूपाइड कर लिया था। कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश को भी कुषाणों ने अपने अधीन कर लिया था। तो इट वाज अ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, और यहाँ पे पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करता था, और इसी का ही क्षेत्र, इसी का ही एक टाउन हुआ करता था जो कि मथुरा था। एंड इट इज़ ऑल्सो रिलीजियस सेंटर। मथुरा का जो मंदिर है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। सो हैड अ मैनी टेम्पल एंड मोनेस्ट्रीज। फाइनली इट इज़ अ सेंटर ऑफ द आर्ट एंड क्राफ्ट, द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। अगर हम बात करें मथुरा स्कूल की, तो आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि मथुरा जो है वहाँ पे आर्ट का एक अलग से स्कूल सेंटर एक स्टैब्लिश करा हुआ था। और वो इसलिए करा हुआ था ताकि वहाँ के बच्चे जो हैं, उसके आसपास के जो घरानों के बच्चे हैं, वो वहाँ पे उसकी जानकारी ले पाए। मथुरा में जो फेमस जो मंदिर हैं और वहाँ के जो आर्ट है, लिटरेचर है, उसके बारे में जो बच्चों को जानकारी दी जाती थी वो बड़े ही काबिल तारीफ हुआ करती थी। सो यू विल रीड अबाउट द मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर इन लेसन 12, जो कि आपको चैप्टर 12 में मथुरा का जो स्कूल है ना, उसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा कि किस तरीके से जो मथुरा के स्कूल हैं वो फेमस हुआ करते थे। मथुरा के जो स्कूल हैं उनमें आर्ट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। एंड अब बात करें अगर हम इसी में ही अर्कीमंडू की। अब अर्कीमंडू क्या है? तो अर्कीमंडू है पांडिचेरी में, और इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट आर्कोलॉजिस्ट साइट, और ये एक इम्पॉर्टेंट आर्कोलॉजिकल
आर्कियोलॉजिकल साइट है, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं 1940 में सर मॉन्ट्रिम वेलर्स ने इसकी स्थापना करी, इसको खोजा और इसके बारे में हमें बहुत कुछ बताया भी। और बताया ये कि आर्कीमंडू वाज अ कोस्टल ट्रेडिंग सेंटर एंड मेजर पोर्ट। जैसा कि आपको पता है कि अगर पौंडीचेरी में है तो ऑब्वियसली ये कोस्टल ट्रेडिंग सेंटर होगा, और सेंटर होगा व्यापार का, ऐसे व्यापार का जो कि बाहरी देशों से करना संभव था। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि बीड्स यानी जो मोती मणि जो होते थे, मोतियों का जब काम होता था, प्रीशियस जो बीड्स होते थे, उनका सेंटर ये बन चुका था। और इन मोतियों की जो व्यापार होता था वो बाहरी देशों से होता था। इवन मैंने आपको कहा था कि रोमन एम्पायर भी बड़ा इम्प्रेस था और वो इन बीड्स को लेना चाहते थे, तो इनका व्यापार भी हमने शुरू कर दिया। इट वॉज अ पर्पस सेटलमेंट एंड ओड बाय द प्रॉस्पेरिटी इट इज थ्राइविंग ट्रेड विद इन द रोमन एम्पायर। टेक्सटाइल बीड्स सेमी प्रेशियस स्टोन, जो सेमी प्रेशियस स्टोन थे यानी बड़े ही जो कीमती पत्थर होते हैं, उनका भी हमने व्यापार शुरू कर दिया था। एंड ग्लास सेल्स बैंगल्स जो थे एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। एंड द इम्पोर्ट इंक्लूडेड वाइन एंड ऑलिव ऑयल। और हम बात करें कि हमने बदले में क्या इनको इम्पोर्ट किया, तो हमने इम्पोर्ट किया ऑलिव ऑयल, जैतून का जो तेल है, और साथ ही साथ वाइन। Some scholars feels that the Archimandu was a Roman trading settlement in India, and traders from Rome came and stayed here. और जो रोम से जो लोग थे, कुछ लोग ऐसा फील करते हैं कि रोम से आए हुए लोग यहाँ पे रहते थे, और रोमन पॉटरी जो कि वास जो जार हैं, उनके जो वास हैं, गोल्ड coins have been found here in a large number। उनमें बहुत बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के मिले हैं। So ruins of a brick building have also found here, and it may have been a warehouse where goods coming from the Rome and other places were stored। यानी यहाँ पे वेयर हाउसेस हुआ करते थे बड़े बड़े, और साथ ही साथ में अगर ट्रेड होता है तो उनके लिए वेयर हाउस रखना, जो एक बहुत बड़े स्टोर हाउसेस के जैसे होते हैं, जहाँ पे कि सामान को, गुड्स को रखा जाता था। तो जो रोम से बड़े बड़े जार लाए गए थे, या उनको जार जो गिफ्ट मिले हुए थे, उसमें अर्कीमंडू में आपको देखें तो उनमें सोने की मोहरें मिली हैं। और ये अगर स्टोर करा गया था उन वेयर हाउसेस में जो कि रोमन्स लेकर आए थे, और रोमन्स इनमें सिक्के और बड़े बड़े बहुमूल्य जो सेमी प्रेशियस स्टोन्स होते थे वो बदले में लेके जाते थे। सो आई थिंक आपको ये चैप्टर बहुत समझ में आया होगा, इंटरेस्ट भी लगा होगा आपको। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, गुड डे।